हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज 2 उर्दू की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक सबसे पहले एक पैसेज गिवन है, तो पैसेज मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसी पैसेज में से लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। रज़िया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती थी। वो आवाम की मुहाफ़िज़ और मददगार थी। रज़िया सुल्ताना ने मुल्क के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा। उनसे मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत को, जो उसकी जफ़ाकशी और ईमानदारी के सिले में दिया। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और भंडा के गवर्नर अल्तूनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। रज़िया ने तहत नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया। तो दोस्तों, एक ये पैसेज है और इसके बेस पर आपको 9 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? तो ये तो पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा कि रज़िया सुल्तान जो थी अल्तमश की बेटी थी। बादशाह अल्तमश जो थे उनकी बेटी थी। तो फर्स्ट पहले का ऑप्शन आपका अल्तमश हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रज़िया सुल्तान अवाम की क्या थी? हमदर्द और मुखलिस, मुहाफिज और मददगार, दोस्त और हमदर्द, या मददगार और मोहसिन? तो दोस्तों, ये भी आपको पैसेज की सेकंड लाइन में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वो अवाम की मुहाफिज और मददगार थी, यानी कि मुहाफिज थी और मददगार थी। तो मुहाफिज और मददगार देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 में, वो मुल्की मामलात में किससे मशवरा करती थी? अब यहाँ पर जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज में आप पाएंगे कि उन्होंने जो था वो 40 उसमें बांट दिया था, 40 अमीरों में वो चीज़ बांट, और उन्हीं से वो मशवरा करती थी, उन लोगों से ही मशवरा करती थी। ये मैंने टिक किया आपके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, अपने वज़ीरों से, फ़ौज के सिपा सालारों से, अपने करीबी साथियों से, या अपने 40 अमीरों से। तो हम अभी पढ़ के आए, अपने 40 अमीरों से वो मशवरा किया करती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया था? तो ये पैसेज में ही आपको मिल जाएगा। अभी मैंने जब पढ़ा था, उसने जो सबसे बड़ा ओहदा दिया था, यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, जुफा हबशी ग़ुलाम याकूत को उसकी जफ़ाकशी और ईमानदारी के सिले में दिया था। तो याकूत को दिया था। अब याकूत ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। याकूत आपको पहले ही ऑप्शन में मिल पा रहा है याकूत को, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने रज़िया को तख़्त से उतारने की कोशिश की? तो ये भी आपको पैसेज में मिल पाएगा। उसके भाइयों ने तो बिल्कुल नहीं, तुर्क के अमीरों ने, उसके फ़ौजियों ने, या रिश्तेदारों ने? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तुर्क के अमीर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद मुश्किलों का सामना कैसे किया? नहायत बहादुरी से, ताकत के ज़ोर पर, फ़ौज की मदद से, या अमीरों की मदद से? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका नहायत ही बहादुरी से हो जाएगा। फिर 127 में चलते हैं। ईमानदारी का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। तो ईमानदारी का ऑपोजिट क्या होगा? बेईमान। बेईमान आपका है ऑप्शन नंबर 3 में, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में चलते हैं। इख्तियार की क्या जमा है? इख्तियारात, इख्तरा, इख्तराआत, या इख्तियारातें? तो दोस्तों, ये आप पहले से ही जानते होंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि इख्तियारात। पैसेज के टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आर्टों का आर्ट हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद एक और पैसेज आपको दिया हुआ है, उस पैसेज को भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक एक और पैसेज है, उस पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएंगे। पैसेज को इसीलिए जो भी आपका लैंग्वेज का पैसेज होता है, चाहे आप उर्दू, हिंदी लें, इंग्लिश लें, उन पैसेज को बहुत ध्यान से रीड करना होता है, क्योंकि लगभग 8 में से या 9 में से आपके 7 क्वेश्चन तो पैसेज में से ही ईजिली मिल जाते हैं। तो हम इस पैसेज को भी आपके लिए पढ़ देते हैं। दूसरे दिन झोरी का साला, जिसका नाम गया था, झोरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। अब उसने गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वहीं खुश्क भूसा डाला। हीरा और मोती उस बर्ताव के आदी न थे। झोरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न मारता था। यहाँ मार पड़ी उस पर खुश्क भूसा, नानद की तरफ आंख भी ना उठाई। दूसरे दिन गया बैलों को हल में जोता, मगर उन्होंने पाँव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरे की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। तो ये दो बैलों की एक कथा है, जिसको उर्दू में ये पैसेज दिया है आपको। झोला का साला किसको दोबारा घर ले गया था? तो दोस्तों इसमें आपको पहले ही लाइन में ये मिल जाएगा कि झोला का जो साला था वो दोनों बैलों को लेके गया था। बैलों को यहाँ पर मैंने टिक भी कर दिया आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही ठीक है। बैलों के बारे में बात की गई है तो बैलों को ही लेकर गया था। गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधकर उनके आगे क्या डाला? हरी हरी घास, गीला भूसा, सूखी रोटियां या खुश्क भूसा। तो ये पैसेज में बोला भी था कि उनके सामने वो खुश्क भूसा डाला था। 131 में देखते हैं, गया ने बैलों के साथ क्या सलूक किया? बैलों को हरा चारा खाने को दिया, बैलों को हल में जोता, बैलों को भूखा रखा या बैलों के साथ मारपीट की। तो दोस्तों इसमें जो है बैलों को भूखा तो नहीं रखा, बैलों को हल में जोता, ये ठीक है, लेकिन सलूक की बात जब की जाएगी तो यहाँ पर मारपीट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 4 बैलों के साथ जो मारपीट की थी, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं 132 में। गया ने जब हीरे की नाक पर डंडा जमाया तो मोती ने क्या काम किया? गया को सींग मारने की कोशिश की, गलत है। रस्सी तोड़ने की कोशिश की, ये भी गलत है। हल लेकर भागा, बिल्कुल सही है। या हीरा को प्यार करने लगा? हीरा को प्यार नहीं, बल्कि पैसेज में जब आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि हीरा जो मोती था, मोती हल लेकर भाग गया था। लास्ट लाइन में ये पैसेज की मिल जाएगा। 133 में देखते हैं, छोटी सी लड़की दोनों बैलों के मुंह में क्या 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 देकर चली गई? एक एक रोटी, एक एक लड्डू, एक एक गाजर या एक बाल्टी पानी। तो ये तो बहुत सिंपल था। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 है। जो छोटी सी लड़की थी, 2 रोटी थी उसके पास, तो एक एक रोटी दोनों के मुंह के अंदर दे के चली गई थी, दोनों बैलों के। 134 में देखते हैं, जालिम की जमा क्या है? जालिमों, जालिमात या जुल्मात या अजलम। तो जालिम की जमा है जालिमों। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पैसेज की। शाम का मुतजाद क्या है? अंधेरा, उजाला, रात या सुबह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, शाम का मुतजाद होता है सुबह। जैसे एक शेर भी है, आप शेर सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो सुबह और शाम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, मुतजादू हैं। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो आपके पैसेज से पूछे आते हैं लैंग्वेज 2 में, अगर आप उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बोला गया है? नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 डैश पढ़ने की वकालत करती है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें। या दूसरा ऑप्शन है मादरी ज़बान, अंग्रेज़ी रियासत की ज़बान, संस्कृत पाली
प्राकृत, कबायली और छोटी ज़बानें। थर्ड ऑप्शन है पूरी स्कूली तालीम में अंग्रेज़ी बतौर ज़रिए तालीम। या चौथा ऑप्शन है मादरी ज़बान, घर की ज़बान, क्लासिकी ज़बान, जदीद हिंदुस्तानी ज़बानें और गैर मुल्की ज़बानें। तो दोस्तों इंग्लिश की तो बात नहीं कर रहे हैं, और पहला भी गलत ही है क्योंकि सिर्फ इतनी लैंग्वेज की बात नहीं की गई। मादरी ज़बान दूसरा और चौथे में एक ऑप्शन होगा। मादरी ज़बान, अंग्रेज़ी रियासत, रियासत की ज़बान, संस्कृत, पाली, कबायली और छोटी ज़बानें। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्लासिकी लैंग्वेज की भी बात की गई है। जब आप कॉम्बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे 2020, तो उसमें क्लासिकी ज़बान की भी बात की गई है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 137 में बोला गया है 8 साल का एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई मुंतकिल होता है और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी सीखता है और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी ज़बान बहुत अच्छे से सीख लेता है। मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कि एक बच्चा जो है वो बिहार से मुंबई आया और स्कूल में वो संस्कृत सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है, अंग्रेज़ी सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, और अपने जो मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनसे वो मराठी सीख रहा है। तो मराठी सीखने के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? ज़बान का हुसूल है, ज़बान की आमोजिश है, ताउन है, या ख़ाम मवाद का मफरूज़ा है? तो दोस्तों ये कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि ज़बान का हुसूल। ऑप्शन नंबर आपका 1 ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन। अब की बार मैं लैंग्वेज जहाँ पर भी आएगा उसको LANG से डिनोट कर दूंगा, तो आप समझ जाना है कि लैंग्वेज की बात की गई है, ताकि ये स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आए। फिर बढ़ते हैं 137 में। 137 के बाद 138 में मतन के मुताले के दौरान आमोज़गार को कुछ इंदिए मिलते हैं जो मानी को अख़ज़ करने के अमल में उसकी मदद करते हैं। इसे क्या कहेंगे? तायराना नज़र डालना, गायर मुताला करना, या मानियाती इंदिए, या फॉर्मूलाती इंदिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिमेंटिक क्यूज़, यानी कि मानियाती इंदिए। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेंटिक क्यूज़। 138 के बाद 139 में चलते हैं। सुनने के अमल में मरकज़ी ख़याल का हुसूल, पेश गोई, इस्तेंबात और तलख़ीस शामिल है। पहला ऑप्शन है नीचे से ऊपर सुनने का अमल, मालूमात के लिए सुनना, ऊपर से नीचे सुनने का अमल, या मालूमाती समा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऊपर से नीचे सुनने का अमल, यानी कि टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। टॉप टू डाउन लिसनिंग प्रोसेस। बढ़ते हैं 140 क्वेश्चन में। इस्म, फ़ेल, सिफत और मुताल्लिक़ फ़ेल की ज़मुर्रा बंदी की जाती है। ख़बरिया लफ्ज़, अमली लफ्ज़, मजहूल लफ्ज़ियात, या लाजिम लफ्ज़ियात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ख़बरिया लफ्ज़ यानी कि कंटेंट वर्ड, इंग्लिश में कहेंगे इसको कंटेंट वर्ड, कंटेंट वर्ड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। 141 में क्या रखा है क्वेश्चन में? कलिया के बारे में मालूमात और उसकी तोज़ी और महदूद तक उसका इस्तेमाल डैश है। अमलियाती मालूमात, इक़रारी मालूमात, क़वाइद की तर्जुमानी, या ज़बान का अमल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इक़रारी मालूमात हो जाएगा, यानी कि डेक्लरेटिव नॉलेज। इंग्लिश में कहेंगे इसको डेक्लरेटिव नॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है। फितरी ज़बान में सियाक से मतन का आगाज़ है। गढ़ा हुआ मतन, अदबी काम, दरसी किताब के मुसन्निफ़ के ज़रिए तैयार करदा मतन, या एक मुस्तनद मतन। तो ये है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। इंग्लिश में कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, और इसको कहेंगे ऑथेंटिक टेक्स्ट। ऑथेंटिक टेक्स्ट।
बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 143 में। ज़बान के अंदाज़े क़दर के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा सही है? यहाँ पर हमें सही बताना है। आमोज़गारों की हुसूलियाबी, आमोज़गारों की कवायद की मालूमात की जाँच, आमोज़गारों की ज़बान की महारत का अंदाज़े क़दर, ये मालूम करना कि आमोज़गार क्या नहीं जानता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आमोज़गारों की ज़बान की महारत का अंदाज़े क़दर, यानी कि असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ऑफ लर्नर। एक लर्नर कितने अच्छे से बोल पा रहा है, इसी से हम उसके जो ज़बान है उसके बारे में अंदाज़े क़दर कर सकते हैं। 143 के बाद 144 में चलते हैं और 144 क्वेश्चन में क्या रखा है? ज़बान के क्लास रूम में होने वाली गलतियों के बारे में दर्ज झेल में से कौन सही है? यहाँ पर भी सही बताना है। गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा हैं और आमोज़गार उस्ताद दोनों के लिए फ़ीडबैक हैं। ज़बान के इस्तेमाल में आमोज़गार जहाँ और जिस वक्त गलती करे उस वक्त उनकी इस्लाह करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लर्नर है, जो आमोज़गार है, वो जब कोई गलती करेगा तो उसको तुरंत नहीं उसको सही करना चाहिए या उसकी इस्लाह तुरंत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो गलती नहीं करेगा। मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर वो खुद से सीखेगा नहीं, या उसे ये लगेगा कि मेरी हर बात में गलती पकड़ी जा रही है, तो वो कुछ ट्राई नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में गलतियाँ सिर्फ उस्ताद के लिए आमोज़िश का हिस्सा है। गलत, उस्ताद के लिए नहीं, सभी के लिए होती है। गलतियाँ दूसरी ज़बान में पहली ज़बान की मुदाखलत का इशारा है, ये भी गलत है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा है और आमोज़गार और उस्ताद दोनों के लिए फ़ीडबैक है। बिल्कुल सही है। जो एरर है वो लर्निंग एरिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये फीडबैक देता है उस्ताद को भी और बच्चों को भी। उस्ताद को कैसे? जब उस्ताद के सामने कोई बच्चा गलती करता है तो उस्ताद को पता चल जाता है कि कहाँ पर किस चीज़ की इसको ज़रूरत है, और बच्चे को भी अंदाज़ा हो जाता है, बच्चे को खुद को फीडबैक मिल जाता है कि यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ को पढ़ना है या किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 में, और क्वेश्चन नंबर 145 में ये बोला गया है, ज़बान का उस्ताद अपने समाजी उलूम के शरीक-ए-कार के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सकाफ़ती तनूँ पर एक मंसूआ देता है। आमोज़गारों को समाजी उलूम की किताबों पर और तारीख़, जोग्राफ़िया, सकाफ़त व सियासत वगैरह से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ से रुजू करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है और इसी मौजू पर एक पोस्टर भी बनाना है। ज़बान की आमोज़िश के इस अमल को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका समाजी उलूम में ज़बान। समाजी उलूम का मकूज़ा या दरसियात को मुहित ज़बान या ज़बान में लिखने का फ़रोग़। दोस्तों ये थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो आपके लिए पढ़ा है। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि दरसियात को मुहित ज़बान। इंग्लिश में कहेंगे इसको। ये सब्जेक्ट भी है बीएड के अंदर जो आपको पढ़ाया भी गया है, लैंग्वेज across द करिकुलम। लैंग्वेज across द करिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसको कह देते हैं लैक, LAC लैक। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 146 में देखते हैं क्या बोला गया है। एक आमोज़गार जब नए कवायदी कलियों, फिर ये ब्रैकेट में दे रखा है, जैसे फ़ेल, मुस्तकबिल, मुताल्लिक़, माजी वगैरह कुछ सीखता है और उस काबिल हो जाता है कि वो पहले से सीखे हुए कलियों, फ़ेल, माजी, हाल और मुस्तकबिल से उन्हें मरबूत कर सके, सीखने के इस अमल को क्या कहेंगे? वक़ूफ़ी, माँ बाद वक़ूफ़ी, कलिया पर मुबनी आमोज़िश या इश्तराकी आमोज़िश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 146 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वक़ूफ़ी। वक़ूफ़ी को इंग्लिश में कहते हैं
कोग्निटिव स्ट्रैटेजी, कोग्निटिव स्ट्रैटेजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो। अगर आपके पास पेंसिल कॉपी नहीं है तो आप पेंसिल कॉपी में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। एक आमोजकार महदूद समझ के साथ मतन को पढ़ सकता है। वो मतन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और अपने बड़े भाई की मदद से फ़हम के काम को अंजाम दे सकता है। आमोजिश की इस मशक को डैश कहते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक दे रखी है। क्वेश्चन में आपको मैं समझा दूं कि एक बच्चा है जो पढ़ सकता है लेकिन जो समझ नहीं सकता है सही से, और जो समझने का जो प्रोसेस है वो अपने बड़े भाई से, या मशक का जो प्रोसेस है वो अपने बड़े भाई की हेल्प के साथ वो करता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें कोई मदद ली जाए, उसको हम कहेंगे ताउनी अम्ल। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें थर्ड ठीक हो जाएगा। ताउनी अम्ल होता क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। जब आप CDP करोगे तो CDP में ये कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसके फोल्डिंग। अब इसके फोल्डिंग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फोल्डिंग होता क्या है? इसके फोल्डिंग एक ऐसी टेम्परेरी हेल्प होती है जो किसी भी बच्चे को दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल चलाते चलाते वो जब शुरुआत करता है साइकिल चलाने की, तो उस बच्चे को पीछे से पकड़ा जाता है या उसको थोड़ा सा मदद दी जाती है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो बच्चा फिर खुद से साइकिल चला लेता है। तो यही है टेम्परेरी हेल्प। आप उसको परमानेंट हेल्प नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप सिर्फ टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं जिससे बच्चा खुद साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ऐसी हेल्प जो कुछ टाइम के लिए दी जाए या टेम्परेरी हेल्प, उसी को कहते हैं ताउनी अम्ल, या इंग्लिश में कहते हैं इसके फोल्डिंग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में। एक काम जो आमोजगार को कलियामानी और इस्तेमाल से जोड़ने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है कवायद की आमोजिश में तरसीली काम, मायनी का अखज़ करने के लिए ज़बान की आमोजिश का काम, या कवायद की आमोजिश के लिए तश्कीली काम, या अमली कवायद की आमोजिश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। कवायद की आमोजिश में तरसीली काम, यानी कि कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, ये इसका इंग्लिश होगा। कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग का मतलब क्या है, यानी कि जो ग्रामर की लर्निंग है वो हम अपनी लैंग्वेज के, जो हम डेली बेसिस पे जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो ग्रामर हम अपनी डेली बेसिस पर यूज़ करें, उसी को कहेंगे। जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था, तो इंग्लिश के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है दर्ज झेल में से कौन सा कवायद की आमोजिश में शऊर की बेदारी की हिकमत अमली है। पहला ऑप्शन है कई बार बाद में अलहदा इस्तेमाल के लिए कवायद निकात को कलिया और मश्क के तौर पर पेश करना। दूसरा ऑप्शन कवायद या ज़बान को सियाक में पेश करना और आमोजगारों में उस काबिल बनाना कि वो इसे जहन में रख कर इस्तेमाल करें और फिर
उस कलिए की तरफ तवज्जो दें। तीसरा ऑप्शन है कवायदी किताब या की बुक या वर्क बुक से कवायदी उसूलों को पेश करना और आमोज़गारों के ज़रिए हल किए जाने वाले मशक़े देना। या आखिरी ऑप्शन है कवायदी निकात को मतन या बयानिए की शक्ल में पेश करना और ड्रिल के ज़रिए सीखना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रेजेंट द ग्रामर या लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट, एनेबल द लर्नर टू नोटिस एंड यूज इट एंड लेटर ड्रॉ देयर अटेंशन टू इट्स फॉर्म। बढ़ते हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 150 यानी कि लास्ट उर्दू के इस वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तामीरियत पसंदी बतौर आमोजिशी नज़रिए का मानना है कि बच्चे क्लासरूम में होने वाली तदरीस से नई मालूमात हासिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कलियों की मशक के साथ ज़बान की आमोजिश होती है। और तीसरा ऑप्शन में ये कहा गया है कि ज़बान आमोज़गार यकसा अंदाज में सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन ये है कि बच्चे अपने साबिक़ा मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। बच्चे अपने साबिक़ा मालूमात से जोड़कर आमोजिश सीखते हैं, यानी कि ये है चिल्ड्रन जो है प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए, प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए या उनको कनेक्ट करके नई लर्निंग करते हैं। सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो यही मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रीवियस नॉलेज को जोड़कर नई नॉलेज को गेन करते हैं, जिससे बच्चे की पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट उर्दू के पेपर में पूछे गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।